जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, ये क्लास नंबर 15 है यूपीएससी आईएएस 2025 की प्रिपरेशन का। 189 डेज बचे हैं आपकी प्रिपरेशन को। और अभी हम लोग एनसीईआरटी से शुरू हमने कर दिया है। ये क्लास नंबर 15 है। आप क्लास 1 से जो है वो देखना शुरू करिएगा तो आपको अच्छा एक आइडिया मिलेगा। बाकी इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है। तो आपको एक शांत रूम में आराम से बैठना है, काम जगह पे, और अपने साथ पेन और पेपर रखना है, ईयरफोन लगाना है और ध्यान से हर एक चीज़ आपको सुनना है। और साथ ही साथ जो भी चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताता जाऊंगा उसको रफ में लिखते चलना, हल्का फुल्का, यानी कि एक दो वर्ड बीच बीच में लिखते चलना, जिससे कॉन्सेंट्रेटेड रहोगे आप। फिर उसके बाद स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा कि शॉर्ट नोट्स उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप वो कॉपी कर सकते हैं। और वहीं पर ही आपको जो है वो अभी थोड़ी देर बाद कौन से पेज नंबर से लेकर कौन से पेज नंबर के वो नोट्स हैं वो भी आपको स्क्रीन पर बॉटम पे दिख जाएगा। राइट। तो आपको बिल्कुल मैं शॉर्ट नोट्स बनवाऊंगा, आपको अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वो मेहनत आपके लिए कर ली है। क्योंकि मैंने वहाँ पढ़ लिया है और यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो मैंने आपके लिए बुलेट पॉइंट्स में रख दिया है। मैं पिछले 10 साल से सिविल सर्विसेज की तैयारी करवा रहा हूँ। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो आई नो वेरी वेल कि किस तरीके से किस डायरेक्शन में जो है वो आपकी तैयारी करवानी है। बस आपका काम होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन्होंने कर दिया लाइक का बटन तुरंत हिट करो, और शेयर ज़रूर करो। भले ही अपने खुद के नंबर पर शेयर कर दो, बट शेयर ज़रूर करो। तो शेयर का बटन ज़रूर दबाना और अपने नंबर पर शेयर कर देना, क्योंकि इससे यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो हमें हेल्प करेगा आगे ग्रो करने में। और एक और है, इस चैनल पर जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम एक गिव अवे कर रहे हैं, जिसमें 8000 रुपीज़ की वर्थ की बुक आपके घर पर जो है वो डिलीवर करवाई जाएगी। और किसी भी एक लकी जो विनर होंगे, जो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो उनके घर पर जो है वो ये डिलीवर हो जाएगी। तो आपको भी ये गिव अवे मिल सकता है। तो बट कंसिस्टेंट रहो, अच्छे से तैयारी करो, और सबसे बड़ा तो गिव अवे आपके लिए वो होगा जब आपका सिलेक्शन होगा। चलिए, एनीवेज समय बर्बाद ना करते हुए अब सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो हम सोशियोलॉजी जो है वो कवर कर रहे थे, जिसमें से ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है, इंडियन सोसाइटी की, जिसको हम लोग जो है वो कवर कर रहे हैं। राइट, सोशियोलॉजी की 12th क्लास की एनसीईआरटी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, पहले पुराने लेक्चर्स देख लीजिएगा। सो गाइज, ये जो टॉपिक है कास्ट और कास्ट सिस्टम का, इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, जो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि कास्ट का कंसेप्ट हमारी सोसाइटी का हमेशा एक हिस्सा रहा है, लेकिन क्या कास्ट का कंसेप्ट आज भी वैसा का वैसा है? इस वीडियो में हम समझेंगे कास्ट के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को और कास्ट सिस्टम की रियलिटी को आज के ज़माने में मतलब किस तरीके की है। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। तो सबसे पहले कास्ट का कंसेप्ट समझते हैं। तो कास्ट का कंसेप्ट हमारे लिए बहुत पुराना है। इंडिया में कास्ट सिस्टम काफ़ी एंशियंट सोशल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन क्या कास्ट सिस्टम पुरानी चीज़ थी? नहीं, कास्ट सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक सिस्टम है जो बदलते समय के साथ इवॉल्व हो गया। कास्ट का वर्ड एक्चुअली पोर्चुगीज वर्ड कास्टा से आया है। इसका मतलब है प्योर ब्रीड। इंडिया में कास्ट को संस्कृत में वर्ण और जाति से रेफर किया जाता है। वर्ण का मतलब है कलर, और ये 4 मेजर डिवीजन में डिवाइड होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन हर कास्ट को एक स्पेसिफिक प्लेस और स्टेटस दिया गया है, जिसमें कुछ लोग हायर स्टेटस वाले थे और कुछ लोअर स्टेटस दिए गए थे। यह हिरार्की इतनी रिजिड थी कि किसी को अपनी कास्ट चेंज करना पॉसिबल नहीं था। इस सिस्टम में सबसे जरूरी चीज यह थी कि कास्ट का डिटर्मिनेशन बर्थ के बेसिस पर होता था। तो कास्ट सिस्टम के कुछ डिफाइनिंग फीचर्स क्या थे? सबसे पहले, कास्ट को बर्थ के थ्रू डिटरमाइन किया जाता था। मतलब अगर आपके पेरेंट्स एक पर्टिकुलर कास्ट में थे तो आप भी वही कास्ट में बॉर्न होते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर था मैरिज। कास्ट सिस्टम में मैरिज काफी स्ट्रिक्ट थी। अगर आप एक कास्ट के थे तो आपको अपनी ही कास्ट में शादी करनी पड़ती थी। यह कंसेप्ट एंडोगैमी के नाम से जाना जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थी फूड शेयरिंग। कास्ट ग्रुप्स के बीच में फूड शेयरिंग काफी रिस्ट्रिक्टेड था, और कुछ फूड्स स्पेशली उन कास्ट के लिए अलाउड थे। राइट, यानी कि कुछ फूड अलाउ है, कुछ नहीं है, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस। लास्टली, कास्ट सिस्टम में एक हिरार्की थी जिसमें हर कास्ट की अपनी पोजीशन थी। ये एक
लैडर की तरह है, सीढ़ी की तरह है, जिसमें कुछ कास्ट टॉप पे थे और कुछ बॉटम पे। जब कास्ट सिस्टम को रिजिड बना दिया गया तो ये एक सोशल डिवीजन ऑफ लेबर बन गया था, जिसमें हर कास्ट को एक स्पेसिफिक काम दिया गया था। यानी जो कास्ट जिसमें बॉर्न होता था वही उसका ऑक्यूपेशन करता था। ये हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन का सिस्टम था। और सबसे जरूरी बात यह थी कि कास्ट का सिस्टम सिर्फ एक सोशल हिरार्की नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें प्योरिटी और पोल्यूशन का कंसेप्ट था। हायर कास्ट को रिचुअली प्योर माना जाता था, जबकि लोअर कास्ट को इम्प्योर यानी पल्यूटेड माना जाता था। फिर जैसे जैसे समय बदला, कास्ट सिस्टम का क्रिटिसिज्म भी बढ़ने लगा। ऐसे में कुछ लोग आए जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। अयंकली, जो केरल के एक लीडर थे, उन्होंने दलित के लिए पब्लिक रोड्स पर चलने की आजादी दी और उनको स्कूल जाने का अधिकार दिया। उनका यह काम कास्ट के हिरार्की को चैलेंज कर रहा था। फिर आए ज्योतिराव फूले, जो कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे और उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया था, जो अक्सर प्रीलिम्स में पूछा जाता है। उन्होंने लो कास्ट कम्युनिटीज के लिए इंसाफ और सोशल जस्टिस की बात करी। तो गाइस, कास्ट सिस्टम ने हमारे समाज में कई सेंचुरीज तक अपना ग्रिप बनाए रखा, लेकिन आज भी हम उसे ओवरकम कर रहे हैं। जैसे जैसे समाज बदला, कास्ट सिस्टम को चैलेंज करने वाले लीडर्स भी आए। आज भी कास्ट को लेकर डिबेट्स होती है और हमारे समाज में इक्वलिटी और जस्टिस की तरफ एक कांस्टेंट एफर्ट चल रहा है। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से कास्ट सिस्टम की हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के डायनेमिक्स को समझने में मदद करता है। कास्ट सिस्टम के इवोल्यूशन को समझना आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से जो है वो समझ में आया होगा। और ये जो शॉर्ट नोट्स हैं छोटे से, बस आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो हम जो है वो कॉलोनियलिज्म और कास्ट के बारे में जो है वो आप बात करेंगे। सो गाइस, जीएस पेपर 1 में सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत आती है। तो ब्रिटिश रूल के समय में हमारी सोसाइटी जो है वो कैसी थी उसको हम समझेंगे, खासकर कास्ट सिस्टम कैसा था, और हम इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझेंगे और पोस्ट इंडिपेंडेंस सिनेरियो को भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कॉलोनियल पीरियड ने कास्ट सिस्टम को कैसे बदला। तो जब ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया आए तो उन्होंने कास्ट को समझने के लिए सर्वेज और रिपोर्ट शुरू किए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने कास्ट की पूरी हिरार्की को समझने के लिए एक्सटेंसिव स्टडीज करी। 1860s में ब्रिटिश ने कास्ट की स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करना शुरू किया और 1881 से हर 10 साल में सेंसस कंडक्ट किए गए। 1901 का सेंसस काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसमें हर्बर्ट रिस्ले ने कास्ट के सोशल ऑर्डर का एनालिसिस किया। इस सेंसस के बाद कास्ट के कंसेप्ट्स काफी रिजिड हो गए और कास्ट की आइडेंटिटी को एक ऑफिशियल रिकॉर्ड की तरह ट्रीट किया गया। ब्रिटिशर्स ने लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज और लॉज को इंप्लीमेंट किया जो अपर कास्ट को लैंड ओनरशिप में हेल्प करते थे। ये उनको एक इकोनॉमिक एडवांटेज देता था। जितनी ज्यादा लैंड रिफॉर्म्स हुई उतनी ज्यादा कास्ट के लोग अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करते गए। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की। तो 1947 के बाद कास्ट सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में एब्रोगेट करने का काफी एफर्ट्स किया गया कि भाई ये खत्म हो, लेकिन ये प्रोसेस आसान नहीं थी। नेशनलिस्ट मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी और बाबा साहिब अंबेडकर जैसे लीडर्स ने अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ स्ट्रगल किए थे। 1950 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को ऑफिशियली बैन किया। फिर भी कास्ट सिस्टम को पूरा खत्म करने में काफी टाइम लगा। गवर्नमेंट जॉब्स में कास्ट को इग्नोर किया गया, पर रिजर्वेशन थी जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए थी। एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कास्ट के लोअर सेक्शन को इकोनॉमिक और एजुकेशनल सपोर्ट की जरूरत थी, लेकिन अपर कास्ट के पास ऑलरेडी एजुकेशन और रिसोर्सेज थे जो उनको उनके डेवलपमेंट में हेल्प करते थे। अब देखेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कास्ट सिस्टम कैसे उभर कर आया। सो इकोनॉमिक चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन ने कास्ट को काफी अफेक्ट किया। एम.एन. श्रीनिवास ने एक कंसेप्ट दिया था, संस्कृताइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
संस्कृताइजेशन क्वेश्चन आ सकता है, ये कंसेप्ट किसने दिया? M.N. श्रीनिवास। इसमें लोअर कास्ट लोग अपनी सोशल स्टेटस को इंप्रूव करने के लिए हायर कास्ट के रिचुअल्स और कस्टम्स अडॉप्ट करते हैं। यह प्रोसेस कास्ट मोबिलिटी का एक तरीका बन गया था। डोमिनेंट कास्ट का कंसेप्ट भी रेलिवेंट है, जिसमें कुछ इंटरमीडिएट कास्ट ने लैंड रिफॉर्म्स के बाद अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर गेन की, जैसे यादव्स, जाट, मराठास एक्सेट्रा, जो अब रीजनल पॉलिटिक्स में काफी इन्फ्लुएंस रखते हैं। तो वही चीज है ना कि जैसे आपके पास पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी में आपकी पोजीशन हाई होगी। आज के दिन में कास्ट का रोल काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है, खासकर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। 1980s के बाद कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का इमरजेंस हुआ, जो अपने रिस्पेक्टिव कम्युनिटीज के लिए वोट्स इकट्ठा करते हैं। ये प्रोसेस भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कास्ट ने एक तरफ तो अपनी इंपॉर्टेंस रिटेन की, लेकिन अर्बन मिडिल क्लास के लिए कास्ट का रोल इनविजिबल होता गया। अपर कास्ट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो अपर कास्ट अर्बन क्लास के लिए कास्ट का इंपैक्ट कम हो गया, क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक और एजुकेशनल डेवलपमेंट के थ्रू अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली। लेकिन जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए कास्ट उनकी पहचान का मेजर हिस्सा बन गया। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स के समय पर कास्ट सिस्टम कैसा था और पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसा हुआ। इसके नोट्स में आपको समझा देता हूं। तो देखो, पहला पॉइंट देखो कि ब्रिटिश ऑफिशियल ने सर्वे और सेंसस कंडक्ट किए 19th सेंचुरी में, जिसके तहत कास्ट और रिजिड और हिरार्कल बन गया, क्योंकि अब आइडेंटिटी मिलने लगी लोगों को सर्वे के थ्रू और पहचान होने लगी कास्ट के आधार पर। तो पहले तो होती थी, बट जनरली जो है वो कास्ट के आधार पर हम लोग को डिफरेंशिएशन भी देखने को मिलता है। तो ब्रिटिशर्स ने इस डिफरेंशिएशन को और बढ़ा दिया, कास्ट सिस्टम फॉर्मलाइज हो गया और रिकॉर्ड किया जाने लगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हालांकि बैन किया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को, बट कास्ट इनइक्वालिटीज जो है वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज के कारण बनी रही। रिजर्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को हेल्प करने के लिए। संस्कृताइजेशन, तो ये श्रीनिवास के द्वारा जो है वो लाया गया, ये शब्द ये लिख लेना ब्रैकेट में, यानी कि ये कंसेप्ट श्रीनिवास का, M.N. श्रीनिवास का लिख लेना। लोअर कास्ट ने जो है वो अडॉप्ट किए रिचुअल्स हायर कास्ट के, जिससे कि वो अपने सोशल स्टेटस को इंप्रूव कर सकें, और ये एक प्रोसेस थी सोशल मोबिलिटी की। फिर इंटरमीडिएट कास्ट जैसे कि यादव, जाट, मराठा, ये पावरफुल बन गए लैंड रिफॉर्म्स के बाद, और आज की डेट में रीजनल पॉलिटिक्स में इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस कैरी किया। और कास्ट जो है वो आज की डेट में पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, और कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज उभर कर आई। हाउएवर अर्बन अपर कास्ट जो है उनके लिए कास्ट जो है वो इनविजिबल है, क्योंकि अपर कास्ट लोग जो है वो कास्ट में ज्यादा बिलीव नहीं कर रहे हैं, बट लोअर कास्ट के लिए ये उनकी आइडेंटिटी जो है वो बन गई है, राइट। सो हमने जो है वो समझा कि कॉलोनियलिज्म और कास्ट का क्या रिलेशनशिप था, कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में कास्ट सिस्टम इवॉल्व हुआ, और आज भी कास्ट कैसे पॉलिटिक्स और सोसाइटी में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये समझने के लिए कि भाई, क्योंकि देखो आज की डेट में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि ये कास्ट बेस्ड सर्वे जो है वो कंडक्ट करने की बात जो है वो फिर से शुरू हो गई। इसको वैसे हमेशा होते ही है, बट पब्लिश करने की बात जो है वो शुरू हो गई है, राइट। न्यूज़ वगैरह में काफ़ी आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ सालों से। तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है गाइस। सो गाइस, अब हम बात करने वाले हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इंडियन सोसाइटी और कल्चर को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा ये वाला टॉपिक। सो ट्राइब का मतलब है एक ऐसी कम्युनिटी जो सब कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने निवासी में से एक होते हैं। तो ये बात आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पुराने लोग ट्राइबल ग्रुप्स। सो कॉलोनियल एरा में ट्राइब शब्द का इस्तेमाल उन कम्युनिटीज के लिए किया गया है जो कास्ट सिस्टम या रिटन रिलीजियस टेक्स्ट का पार्ट नहीं थे। ध्यान समझना, ट्राइबल्स कौन थे? जो कास्ट सिस्टम का पार्ट नहीं थे और जो रिटन रिलीजियस टेक्स्ट, जो किताबें थी, लिखित किताबें जो थी, उसका पार्ट नहीं थी, यानी उसमें इनका जिक्र नहीं था। इनका ज्यादा फोकस ओरल ट्रेडिशन और सिंपल लाइफस्टाइल पर होता था। हमारे देश में ट्राइब्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, यह समझना आपके लिए जरूरी है। एक है परमानेंट ट्रेड्स और दूसरे हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो परमानेंट ट्रेड्स की बात करें, जैसे उनका रीजन, जैसे उनका क्षेत्र है, लैंग्वेज है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है और इकोलॉजिकल हैबिटेट, यानी कि जहां पर वो रहते हैं, राइट, जिस क्षेत्र में, जिस एनवायरमेंट में, तो वो क्या है उनका परमानेंट ट्रेड कि एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप जो है वो इन क्षेत्र में रहेगी, ये लैंग्वेज जो है वो बोलेगी
और ये इस तरीके से वो दिखाई देगी। अब दूसरे ट्राइबल ग्रुप्स जो है उनको क्लासिफाई किया गया एज एक्वायर्ड ट्रेड्स के तौर पर, जैसे लाइवलीहुड और हिंदू सोसाइटी के साथ एसिमिलेशन का लेवल, मतलब कहीं ना कहीं वो हिंदू सोसाइटी के साथ जो है वो कनेक्टेड है या कुछ कुछ सीख रही है उस कम्युनिटी से, यानी कि एक्वायर कर रही है, इसलिए एक्वायर्ड ट्रेड। सो परमानेंट ट्रेड के हिसाब से 85% ट्राइबल पॉपुलेशन मिडिल इंडिया में रहती है। गुजरात से लेकर ओडिशा तक, नॉर्थ ईस्टर्न में ये 11% है और बाकी कंप्लीट इंडिया के अंदर सिर्फ 3%। तो मेनली मिडिल पार्ट में जो है ये ज्यादा ट्राइबल ग्रुप्स परमानेंट ट्रेड्स की हम लोग को देखने को मिलती हैं। लैंग्वेज के आधार पर ये 4 ग्रुप्स में बांटी गई हैं, इंडो आर्यन, द्रविडियन, ऑस्ट्रिक और तिब्बतो बुर्मन। अब एक्वायर्ड ट्रेड के आधार पर ट्राइब्स को लाइवलीहुड के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि फिशरमैन हैं, फूड गैदरर्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं। हिंदू सोसाइटी के साथ एसिमिलेशन की डिग्री के हिसाब से भी इन्हें क्लासिफाई किया गया है। कुछ ट्राइब्स हिंदू सोसाइटी के प्रति पॉजिटिव है, बल्कि कुछ जो है वो नेगेटिव है या रेजिस्ट करती हैं। तो एक्वायर्ड के अंदर भी 2 चीजें हैं, कुछ हिंदू सोसाइटी के साथ तो रहती हैं बट उनके साथ पॉजिटिव रहती हैं, बट कुछ जो है वो झगड़ा करती हैं, राइट। तो वो चीज हम लोग को देखने को मिलती है। सो 1960s के स्कॉलर्स कहते हैं कि ट्राइब्स और कास्ट में ज्यादा फर्क नहीं है। ध्यान समझना, सिर्फ ये कास्ट सिस्टम की हिरार्की से फ्री है, यानी कि ट्राइबल ग्रुप के अंदर कोई कास्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ट्राइब्स का इगैलिटेरियन और किनशिप बेस्ड स्ट्रक्चर उन्हें कास्ट सिस्टम से अलग बनाता है। इगैलिटेरियन का मतलब, अगर आप चाहो तो ये टर्म जो है वो लिख सकते हो, इसका मीनिंग जो है वो लिख सकते हो। इसका मतलब किसी प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो सभी लोग को इक्वली ट्रीट करना। तो ट्राइब्स में होता है ना कि उनका खुद का एक सरदार होता है और सभी लोग उसको जो है वो फॉलो करते हैं, राइट। तो ये चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है कि उन्हें कास्ट सिस्टम से जो है वो थोड़ी सी अलग बनाती है, कि उनके खुद के अपने मतलब एक डिस्टिंक्ट, एक अलग प्रिंसिपल्स हैं। आज के समय में ट्राइब्स के कॉन्टेक्स्ट को समझना काफी ज्यादा जरूरी है। आदिवासी कभी ऑप्रेस्ड नहीं थे। गोंड किंगडम्स और ट्राइबल ट्रेड काफी प्रॉस्परस थे, मतलब ट्राइबल ग्रुप जो है वो ट्रेड करते थे। गोंड किंगडम जो थे वो काफी रिच थे, मतलब इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो, राइट। लेकिन फॉरेस्ट रिसोर्सेस और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेशन के चलते इनकी लाइफस्टाइल बदल गई, ये पिछड़े हो गए। पहले ये काफी अच्छे थे, रहन सहन सब कुछ इनका काफी अच्छा था, मतलब कंपैरेटिवली। अब देखो, अब ये नहीं बोल सकते कि अरे रहन सहन अच्छा, मतलब क्या पहले शर्ट वर्ट पहनते थे क्या? नहीं, दैट्स नॉट लाइक दैट। मतलब कि जिसे किसी को देखकर जो है आप कह सकते हो ही इज वेल टू डू, और किसी को देखकर आप जो है वो ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि नहीं यार, ये इसकी लाइफ जो है वो थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, मतलब वो सही नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर कैसे ऑब्जर्व करें इस चीज को? देखो, ये ऑब्जर्व की जाती है सामने वाले के कॉन्फिडेंस को देखकर कई बार, क्योंकि कुछ चीज ऐसी होती है, जैसे कि जब आपकी जेब में जब पैसा होता है, पावर होती है ना, तब वो कॉन्फिडेंस आपकी आंखों से चमकता है। जब नहीं होती ना, तो यू फील लिटिल बिट नर्वस किसी के सामने, है ना, एंड यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। और इवन जैसे कि किसी के घर को देखकर भी आप पता लगा सकते हो कि उनकी कंडीशन जो है वो कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशंस। तो देयर आर वेरियस थिंग्स। तो ये लोग काफी परेशान हुए कॉलोनियल पीरियड के समय पर। सो ट्राइबल कम्युनिटीज हमारे देश की रिच कल्चरल डाइवर्सिटी का एक हिस्सा है, और सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब देखो, शॉर्ट नोट्स में आप ये मेंशन कर सकते हो कि ट्राइब जो है वो अर्लीस्ट इनहेबिटेंट है इंडिया के, और ये कम्युनिटीज है जो कि कास्ट और फॉर्मल स्टेट स्ट्रक्चर के बाहर की हैं। क्लासिफिकेशन एक परमानेंट ट्रेड होता है और एक एक्वायर्ड ट्रेड होता है, जो मैंने भी आपको बता ही दिया। और इनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा याद रख पाओ तो बहुत अच्छी बात है। और कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, जैसे गोंड्स हुई, भील्स हुई, संथाल्स हुई, मुंडास हुई, राइट। और ट्राइब्स जो है वो आज की डेट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, जैसे उनको हटाया जा रहा है अपनी जगह से, राइट। उनका जो ट्रेडिशनल आजीविका जो थी उसको नुकसान पहुंच रहा है, और मार्जिनलाइजेशन, पिछड़े जो है वो होते जा रहे हैं मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। तो ये था एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसके बारे में हमने बात करी। अब गाइस, बात करने वाले हैं हम लोग मेन स्ट्रीम एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ट्राइब्स के बारे में। हम समझेंगे कि ट्राइबल डेवलपमेंट के चैलेंजेस और नेशनल डेवलपमेंट के इम्पैक्ट को। तो आइए स्टार्ट जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉलोनियल पीरियड में ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ। तो ब्रिटिश रूल के दौरान ट्राइबल सोसाइटीज को आइसोलेट और कोहेसिव कम्युनिटीज के रूप में देखा गया कि यार ये जो कम्युनिटी है ये अलग रहती है मेन स्ट्रीम सोसाइटी से। लेकिन ये रियलिटी नहीं थी। कॉलोनियलिज्म ने
ट्राइबल्स की लैंड, फॉरेस्ट और रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। पहला पॉइंट, मनी लेंडर्स का इनकर्जन हुआ। इनकर्जन ये शब्द जो है वो आप लिख सकते हो, इसका सिंपल शब्दों में जो है वो इनकर्जन का मतलब होता है कि अटैक, कि मनी लेंडर्स ने अटैक जो है वो किया, राइट। जो लोग पैसा जो है वो देते थे ट्राइबल कम्युनिटीज को अपनी आजीविका चलाने के लिए या बिजनेस करने के लिए या ट्रेड करने के लिए, अब वो नुकसान हो गया तो उन्होंने उनकी जमीन हड़पी और ट्राइबल्स अपनी जमीन और फॉरेस्ट को खोने लगे। तो पहला एक्सप्लॉयटेशन मनी लेंडर्स ने किया, जो पैसा जो है वो ब्याज पे देते थे। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया और माइनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिए। ब्रिटिशर्स को पता था कि भाई ये तो काफ़ी अच्छा रिसोर्सेज है, इससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी फायदा होगा इकोनॉमिकली, तो उन्होंने उनकी ज़मीन जो है वो हड़प ली ट्राइबल पीपल की। फिर रेबिलियंस के बाद, यानी कि काफ़ी संघर्ष हुआ, उसके बाद कुछ ट्राइबल एरियाज को एक्सक्लूड कर दिया और पार्शियली एक्सक्लूडेड डिक्लेयर कर दिया। सो 1940s में एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू होती है, आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन, राइट, कि अलग करो या फिर शामिल करो। तो आइसोलेशनिस्ट यानी कि जो अलग करना चाहते हैं जो स्कॉलर्स, वो ये कहते हैं कि ट्राइबल्स को ट्रेडर्स, मिशनरीज और मनी लेंडर से प्रोटेक्ट करना जरूरी है, राइट। कि भाई जितने भी व्यापारी लोग हैं, जो मिशनरीज चला रहे हैं, जो कन्वर्जन करेंगे रिलीजियस बेसिस पर, और जो मनी लेंडर्स हैं जो ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, इनसे बचाओ। और दूसरा, इंटीग्रेशनिस्ट, जो ये मानते हैं कि सोसाइटी में इनको शामिल करना है। इनका मानना था कि ट्राइबल्स बैकवर्ड हिंदूज हैं और उन्हें मेन स्ट्रीम सोसाइटी के अंदर शामिल कर लिया जाए। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट जो थी, इसके बाद एक कॉम्प्रोमाइज बना जिसमें वेलफेयर स्कीम्स को प्रायोरिटी मिली, लेकिन इंटीग्रेशन का मतलब कभी भी ट्राइबल्स की नीड्स को समझना नहीं था। यह हमेशा मेन स्ट्रीम सोसाइटी के टर्म्स पर किया गया था कि जो मेन सोसाइटी को चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्राइबल्स को चलना पड़ेगा। ट्राइबल्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है तो उसको बिल्कुल समझा नहीं, उसको इग्नोर कर दिया। इसीलिए तो हम नक्सलिज्म और ये सब इश्यूज जो है वो देखते हैं। कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को ये समझने के बाद कि नक्सलिज्म की शुरुआत जो है वो कैसे हो रही है। तो ये बेस है गाइस आपका, राइट। इससे आपको जो है वो क्लैरिटी मिलेगी, नक्सलिज्म, इंसर्जेंसी, इन सब चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक वो आप अपने आंसर को कैसे अच्छा बना पाओगे। नेक्स्ट, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट। इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद भी ट्राइबल्स ने अपनी आइडेंटिटी और रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल फेस किया। यानी कि हमारा देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद भी उन्होंने, ट्राइबल पीपल ने बहुत स्ट्रगल की, इवन आज तक कर रहे हैं। आप मिजोरम का कॉन्फ्लिक्ट देख लो, आप मणिपुर, मिजोरम। सो नेशनल डेवलपमेंट ने ट्राइबल्स को बहुत प्राइस चुकाने पर मजबूर किया। प्राइस इन द सेंस, मतलब प्राइस मतलब सिर्फ पैसों का ही नहीं होता है। ऑब्वियस ही बात है कि उनको उनके घर चले गए, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी छिनी, बड़े बड़े डैम्स, फैक्ट्रीज, माइंस का कंस्ट्रक्शन ट्राइबल एरियाज में हुआ, उनकी जगह पर, ट्राइबल लोगों की जगह पर। फॉरेस्ट, जंगल जो है उसको ट्राइबल्स के लाइवलीहुड का जो बेस था, यानी कि जंगल के ऊपर डिपेंडेंट थे जो ट्राइबल लोग, वो धीरे धीरे करके डिफॉरेस्टेशन के थ्रू खत्म कर दिए गए। झारखंड और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे रीजन में नॉन ट्राइबल्स का हेविली माइग्रेशन हुआ। काफ़ी सारे नॉन ट्राइबल्स लोग जो है वो इन क्षेत्रों में माइग्रेट कर गए और ट्राइबल्स की पॉपुलेशन का शेयर भी जो है वो कम हो गया। आज के समय में ट्राइबल्स आइडेंटिटीज, रेजिस्टेंस और अपोजिशन के आइडिया पर सेंटर्ड है। झारखंड और छत्तीसगढ़ का स्टेटहुड मिलना एक पॉजिटिव सक्सेस था कि झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग स्टेट जो है वो बना दिया गया, लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे मणिपुर, नागालैंड में स्पेशल लॉज की वजह से सिविल लिबर्टीज रिस्ट्रिक्टेड है। स्पेशल लॉज यानी कि यहाँ पर आफ्सपा की बात हो रही है, पढ़ा है आपने करंट अफेयर्स के अंदर, आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, याद आ रहा है? कनेक्ट कर पा रहे हो चीज़ों को? और ट्राइबल सोसाइटीज में एक एजुकेटेड मिडिल क्लास का इमरजेंस हो रहा है जो आइडेंटिटी असर्शन के नए फॉर्म को जन्म दे रहा है। यानी कि अब उसको अपनी खुद की सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए ट्राइबल सोसाइटीज के अंदर ही। सो गाइस, ट्राइबल सोसाइटीज का चैलेंज और डेवलपमेंट के नाम पर उनका एक्सप्लॉइटेशन एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सो इसको आगे चल के फ्यूचर में भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो कॉलोनियल समय में ट्राइबल लोगों ने जो है वो ज़मीन जो है वो अपनी खो दी, है ना। फॉरेस्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हुआ उनका। आइसोलेशन वर्सेस इंटीग्रेशन का डिबेट क्या है? तो देखो, वेलफेयर स्कीम जो है वो उभर कर आती हैं जिसके कारण काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो करना पड़ा ट्राइबल्स को।
राइट। और आज की डेट में ट्राइबल्स की नीड को जो है वो क्या किया जाता है, निगलेक्ट कर दिया जाता है। मेन स्ट्रीम सोसाइटी में शामिल करने के लिए सिर्फ मेन स्ट्रीम सोसाइटी की नीड्स को के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इंडिपेंडेंस के बाद हमें देखने को मिला कि ट्राइबल एरियाज जो है वो एक्सप्लॉइट किए गए, डैम्स बनाया गया, फैक्ट्रीज बनाई गई, फॉरेस्ट ने जो है वो उनकी आजीविका के ऊपर नुकसान पहुंचा दिया। फिर फोकस जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर है। एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है वो उभर कर आ रही है ट्राइबल सोसाइटी के अंदर। मेन इशूज जो है वो ट्राइबल मूवमेंट जो है वो फोकस कर रही है रिसोर्स कंट्रोल के ऊपर, एथनिक कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। हालांकि नोट्स बनाना चाहो तो इससे रिलेटेड बना सकते हो, बाकी आगे चल के और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब गाइस बात करने वाले हैं हम लोग फैमिली और किनशिप के बारे में। तो सबसे पहले तो किनशिप क्या होता है? ये किनशिप मतलब ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन को किनशिप कहते हैं। फैमिली एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे लिए इसका मतलब अलग हो सकता है। तो चलिए इस टॉपिक को जो है वो डिटेल में समझेंगे। फैमिली की इंपॉर्टेंस। सबसे पहले फैमिली की इंपॉर्टेंस समझना ज़रूरी है। हम सब अपनी फैमिली में पैदा होते हैं और काफ़ी साल वहाँ बिताते हैं। हमारी फैमिली मेंबर्स जैसे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स और कजिन्स के साथ हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन होते हैं। कभी हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और कभी उनकी वजह से हम थोड़ा एनॉयड फील करते हैं। पर फैमिली की प्रेजेंस हमारे लिए कंफर्ट भी है और समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स भी है। फैमिली में फीमेल इन्फेंटिसाइड, प्रॉपर्टी के लिए भाइयों के बीच लड़ाई, लीगल डिस्प्यूट्स भी होते हैं, लेकिन फैमिली में प्यार, सेक्रीफाइस और केयर भी होता है। फैमिली सिर्फ एक स्पेस नहीं है, बल्कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन है जो हमारी सोसाइटी के दूसरे एस्पेक्ट्स जैसे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जुड़ता है। फैमिली का स्ट्रक्चर काफ़ी डाइवर्स होता है। इसको हम न्यूक्लियर या एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में देख सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में एक सेट ऑफ पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन होते हैं। एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली में ज़्यादा लोग होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स के अलावा उनके सिबलिंग्स और उनके बच्चे भी एक साथ रहते हैं। तो आपको फैमिली का स्ट्रक्चर पता लग गया कि एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली यानी कि छोटी फैमिली। एग्जाम्पल के लिए कुछ जगह पे 2 या ज़्यादा जनरेशन एक साथ रहती हैं, जैसे कि दादा दादी या नाना नानी, फिर उनके बच्चे और फिर उनके पोते। लेकिन ये स्ट्रक्चर हर जगह कॉमन नहीं होता, ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में होता है और ये कॉन्सेप्ट भी पुराना है। इंडिया में जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट पॉपुलर था, लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा कॉमन हो गई है। और आपको बता दें कि आजकल फैमिली स्ट्रक्चर्स भी काफ़ी चेंज हो गए हैं। जैसे माइग्रेशन की वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी वुमेन हेडेड फैमिलीज बढ़ रही हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मेल लोग जो हैं यानी कि मैन जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं काम के लिए, और फिर वुमेन जो है वो घर चलाती हैं पूरा, फिर तो वुमेन हेडेड फैमिलीज इनको कहते हैं। कई बार देखा ये भी गया कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते यंग पेरेंट्स के लिए ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड किड्स का ध्यान रखते हैं। होता है ना कि भाई दोनों मदर फादर जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, आईटी कंपनी में, और बच्चे का पालन जो है वो नाना नानी या दादा दादी जो है वो कर रहे हैं। ये सब चेंजेस समझ के हम फैमिली के रोल को समझ सकते हैं, और ये चेंजेस सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर से भी लिंक्ड है। फैमिली का स्ट्रक्चर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर से डायरेक्टली लिंक कनेक्टेड होता है। ये सब चीज़ें हमारी फैमिली डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस भी करती हैं। जब हम बात करते हैं फैमिली के रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स और वैल्यूज़ की, तो हमें यह भी समझना होगा कि फैमिली स्ट्रक्चर्स को चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। ये चेंजेस हिस्ट्री में भी बहुत बार रेजिस्ट किए गए हैं। जैसे अगर कोई लड़की या लड़का अपने पार्टनर को खुद चूज करे, है ना, तो ये नॉर्म्स पहले नहीं था, बट हालांकि आजकल कल्चर चेंज हो रहा है, आजकल खुद चूज करते हैं। तो ये सोसाइटी के नॉर्म से हटके है। सोसाइटी चाहती है कि भाई नहीं अरेंज मैरिज करें, बट आजकल लव मैरिज का कल्चर ज़्यादा हो रहा है कि नहीं? बट फिर भी रेजिस्टेंस आज भी देखा जाता है। सो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि न्यूक्लियर फैमिली एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है जिसमें पेरेंट्स और उनके बच्चे होते हैं, है ना, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर, छोटा सा पेरेंट है और बच्चे। एक्सटेंडेड फैमिली या जॉइंट फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे। तो एक्सटेंडेड फैमिली मॉडल इंडिया में ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये हर जगह कॉमन नहीं है। अलग अलग सोसाइटीज़ में फैमिली का रोल ऑफ रेसिडेंस भी अलग होता है। कहीं जगह मैट्री लोकल होता है, मतलब कि न्यूली मैरिड कपल लड़की के घर रहते हैं
और कई जगह पर पैट्री लोकल होता है, जिसमें कपल लड़के के घर जो है वो रहते हैं। ये ज़्यादातर लड़के के घर पर ही हमें देखने को मिलता है कि न्यूली मैरिड कपल रहते हैं। अब इनहेरिटेंस का रूल भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग बदल सकता है। कुछ सोसाइटीज मैट्री लीनियल होती हैं, मतलब प्रॉपर्टी माँ से बेटी को मिलती है, और पैट्रीनीलियल सोसाइटी में प्रॉपर्टी पिता से बेटे को मिलती है। तो ये सब टर्म्स ध्यान में रखना है, जैसे कि मैट्री लोकल, पैट्री लोकल, मैट्रीनियल, पैट्रीनियल, है ना। तो ये चीज़ है। अब मैट्रीआर्की वर्सेस मैट्रीलिनी के बारे में बात करते हैं। तो मैट्रीआर्की का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है सोसाइटी का जहां वुमेन डोमिनेट करती है। मैट्रीआर्की मतलब वुमेन डोमिनेट कर रही हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी सोसाइटी नहीं मिली जहां पूरी तरह वुमेन का रूल हो। पर मैट्रीलिनियल सोसाइटीज जहां वुमेन के थ्रू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस होती है, वैसे सिस्टम देखा गया है। तो मैट्रीलिनी मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर होना वुमेन के थ्रू, और मैट्रीआर्की यानी कि वुमेन डोमिनेट कर रही हैं। सो गाइज, ये था एक डिटेल एक्सप्लेनेशन फैमिली और किनशिप के बारे में। और फैमिली का स्ट्रक्चर काफ़ी डायनेमिक है और ये हमारी सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। जो फैमिली हम जानते हैं, बनाते हैं, वो हर जगह पे सेम नहीं होती। हर सोसाइटी का अपना एक फैमिली सिस्टम है जो उनकी कल्चर और वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करता है। सो शॉर्ट नोट्स आप इस प्रकार से लिख सकते हो, जैसे कि मैंने फैमिली आपको बता दिया कि फैमिली की डेफिनेशन है, फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड दो हमने देखे। चेंजेस जो है वो फैमिली के अंदर होते हैं माइग्रेशन के थ्रू, इकोनॉमिक शिफ्ट के थ्रू और पर्सनल चॉइस के थ्रू भी। मैट्री लोकल, पैट्री लोकल क्या होता है वो मैं लिख दिया है यहाँ पर। मैट्रीलिनियल, पैट्रीलिनियल क्या है तो वो भी आपके सामने नोट्स में अवेलेबल है। तो बस गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही जो है वो हम लोग रख रहे हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।